है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पर, और इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। हमारी जो संस्कृति है, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हिस्ट्री कायम किया, हिस्ट्री को बनाया एक तरीके से, और जिस तरीके से फिल्मों में इन चीज़ों को दिखाया जाता है, हमारे समाज को या हमारी चीज़ों को गलत तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि अकबर का अगर बखान कर दिया जाए तो उसके जैसा दुष्ट, उसके जैसा आदताई, उसके जैसा कुकर्मी, उसके बड़ा बलात्कारी, उसके बड़ा अय्यास इस भारत में कोई दूसरा शासक नहीं रहा। लेकिन इन्हीं एकता कपूर जैसे व्यापारियों ने महिमा मंडित करके आज बताइए अकबर को क्या से क्या बना, महान अकबर बना दिया। फिल्म एक्टर्स या जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, मैं खुली चेतावनी देता हूं कि आज के बाद अगर कोई ऐसी फिल्म बनाओगे तो फिर ये चाटे जो पड़े हैं ना, ये और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। कि हमें श्रवण जातियाँ जो है, उन्हें जो है उतना वैल्यू नहीं किया जा रहा। ये सारे जो रियासतें और ज़मीनें की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए थोड़ा नहीं दिया था कि हम लोग मर कट के मर जाएं, हम लोग अपनी संख्या कम कर लें। हमारी माताएं बहनें हमें तिलक लगाकर युद्ध में भेजती थी, जा बेटा सर कटवा के आना या तो पीठ दिखा के मत आना। तो हम तो कट मर गए, हमारी संख्या कम हो गई। और आज आप बच्चे पैदा करके आप घरों में बैठते थे, हम लड़ते थे। तो आप घरों में बैठ के बच्चे पैदा करते थे, हम लड़के कट के कम हो जाते थे। तो आज आप जनगणना की बात करोगे कि हमारी संख्या कम हो जाएगी। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि जाति के नाम पे जो है राजनीति करती है, अमूमन ये बोला ही जाता है। तो देश का प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करता है, पिछड़ी जाति से आता हूँ। हमने जब आपको सिरमौर बनाकर वहां पर बिठाया है तो आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था उसमें। बीजेपी अगर सनातन को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो अपने कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर रहे और जातियों की बात ना करे उसमें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी बेहद खास है, कुंवर अवनी सिंह जी, क्षत्रिय महासभा युवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चलिए अब ये बताइए कि हमारे देश की राजनीति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। शुरुआत में जातिवाद के बारे में बात कर लेते हैं आपसे कि जातियों में जो एकता है उसे आप किस रूप में देखते हैं, और जो अनेकता है उसे भी आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा जातियों के बारे में, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं में, भारत के इतिहास में, भारत के रीढ़ में जातियां एक ऐसा सत्य है जो इस भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर भारत के इतिहास से, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराओं से अगर जातियों को समाप्त कर दिया जाए तो भारत की संस्कृति परंपरा शून्य होकर रह जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जातियों के सत्य को भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए। रही बात एकता और अनेकता की बात, तो भारत में जो जातियां हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ जातियों में बहुत एकता है। मैं कुछ जातियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके अंदर बहुत एकता है। और मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि भाई जातियों में अनेकता का जो मुख्य कारण है, कहीं न कहीं हम लोग जब संगठन बनाते हैं, सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, तो हम अपने मूल विचारधाराओं से हट जाते हैं। मेरा मानना है कि जो आपकी जाति के जो महापुरुष हैं, उनकी जो गौरवशाली विरासत है, जो इतिहास है, उसको अगर सही परिपाटी पर इस देश के सामने रखोगे तो आपको भारत में एकता को कायम रखने में बहुत आसानी मिलेगी। किसी भी समाज को आज की दुनिया में एकजुट क्यों होना चाहिए? आज तो पूरी दुनिया जो है खुली हुई है, ओपन सोसाइटी है, क्यों होना चाहिए ऐसा? देखिए, बिना आपस में एकता किए तो कोई भी लक्ष्य हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। रही बात खुली और विचारधारा की बात, तो ये कोई रूढ़िवादी नहीं है। मैं अगर एक अपने जाति को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है। मैं एक ओपन हार्ट से, खुले दिल से, दिमाग से और बड़े आधुनिक तरीके से अपनी जाति को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। और इसलिए रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मानता हूँ कि अगर मैं अपने इतिहास के पुरुषों को और उनके जो मार्गदर्शक रहे हैं उनको अगर समाज के सामने रखूँगा तो कहीं न कहीं इससे हमारी एक सकारात्मक समाज के बीच में बढ़ेगी। इसमें आप देखिए मूल रूप से एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप इसके जरिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, संस्था तो हमारी जो क्षत्रिय महासभा युवा है, इसमें कार्य करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक 4 विभागों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। कि सामाजिक रूप से, जैसे मैं बात करूं कि सामाजिक रूप से जब कभी कहा जाता था, ये पहले पाठ्यक्रमों में होता था कि ये है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पर, और इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। तो ये हमारी परंपरा रही है। सामाजिक रूप से लोग जो भूल गए हैं हमारी राजपूती परंपरा को, हमारे शौर्य को, हमारे बलिदान को, सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें उस पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से, चूँकि राजपूतों ने इस देश में एक ही काम उनका पेशा रहा है और राजनीति करना। राजपूत कोई है
और राजनीति ना करें तो उसकी कहीं ना कहीं मैं उसमें डाउट करूंगा कि वो राजपूत है कि नहीं है। इसलिए राजनीतिक रूप से हमें मजबूती रखनी है, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से हम लोग कैसे मजबूत हो सकें, और साथ में ये कहा जाता है कि राजपूत है तो अक्खड़ होगा, वैचारिक दृष्टिकोण से इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसको कहीं ना कहीं कम आंका जाता है। हम उस धड़े पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, राजपूत हो या क्षत्रिय हो, इनके लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, क्या कमजोरी इनके लिए रह रही है अभी? राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी देखिए, हमारे पास शौर्य की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, आर्थिक व्यवस्था भी हमारी ठीक है, सब कुछ है हमारे पास। अभी भी इतने दुनिया भर के भूमिदान आंदोलन के बाद, जमींदारी उन्मूलन के बाद इस देश को 565 रियासतें हमारे पूर्वजों ने दी, 40 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दान कर दी, है ना। इसके बाद भी हमारे पास ज़मीनें सबसे ज़्यादा हैं। कमी सिर्फ है तो हमारी एकता की, कि अगर ये राजपूत समाज आज भी एकजुट हो जाए तो इस भारत के लाल किले पर आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत ही झंडा फहरा सकता आप है। बात कर रहे हैं एकता की, तो एकता की बात पे मैं भी एक बात कर लेती हूँ कि अमूमन हम देखते हैं, जैसे मैं भी ऑफिस में रहती थी, जहाँ भी रहती थी, काम करती थी, तो वहाँ राजपूतों में कहीं ना कहीं हमने एकता की कमी देखी है। बाकी जो जाति के लोग हैं वो आपस में एकता दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ राजपूत है वो एक जगह पे इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे हैं, वो आपस में ही जो है राजनीति करने लग जा रहे हैं। तो फिर इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक आपके ऑफिस के उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कहा, जब जंगल में जब शेर कभी अकेला चलता है तो आप देखते हो कई सारे सियार, लोमड़ियाँ सब एकजुट हो जाती हैं। तो वो शायद वो आपके ऑफिस में वैसा होगा, जब एक छतरानी शेरनी कहीं टहल रही है तो बाकी लोग एकजुट हो जाते होंगे। तो किसी भी मजबूत किरदार को देखकर, किसी ताकतवर इंसान को देखकर कमजोर लोग एकजुट हो जाते हैं। ये टेक्निकल फैक्ट है इसमें, और यही बात इस समाज में भी, इस राष्ट्र में भी होती है कि राजपूतों को सबसे मजबूत कौम के तौर पर देखा जाता है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारा शुरू से विरोध करते आए हैं, वो एकजुट हो जाते हैं कि भाई शेर का मुकाबला करना है तो एकजुट नहीं हो तो मार देगा, खा जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, ये विचारधारा है जिस पे हमें काम करना है, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि दूसरी बिरादियां हमारे खिलाफ एकजुट हो जाती हैं। कई संगठन हैं समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बेहतरी कम हो जाती है, विवादें ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे। ये तो तब होता है कि जब आप संगठन, जैसे मैंने संगठन बनाया, क्षत्रिय महासभा युवा, चाहे एसटीएफ जो संगठन बनाया, तो उसका एक मूल रूप, एक विचारधारा को हमने रिप्रेजेंट किया। जब भी मैं कभी अपनी उस विचारधारा से साथ समझौता करूंगा तो कहीं न कहीं विवाद होगा। वो अपने बाद में जाके अपने विचारधाराओं के अलावा कोई दूसरी, उनका हिडन एजेंडा होता है, कोई जिसके पे वो काम करते हैं, राजनीतिक रूप से कहीं जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं संगठन अपनी जब बातों से, अपने विचारों से जब विमुख हो जाते हैं, तो ये समस्या जो आप करी वो आती है। उसमें मानता हूँ इस चीज़ को। देखिए, हाथी घोड़ों की बात करती हूँ। हमारे समय में पूर्वजों ने बड़े हाथी घोड़े चलाए हैं, हाथी घोड़े का दौर था, एक हमारा अलग ही रुतबा हुआ करता था। लेकिन आज के समाज में जो लोग हैं, शिक्षित है, उनका संगठन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो भ्रम जो है वो अभी भी पाल के घूम रहे हैं कि हम अभी भी राजा हैं, हमारे पास हाथी घोड़े हैं, या इस तरीके की चीज़ें हैं? तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये बात, इसका जो जवाब मैं दूंगा तो कहीं न कहीं एक भारत में उसको स्वीकार भी करना चाहिए कि हाथी घोड़े जो होते हैं ये भ्रम की नहीं, हमारे शौर्य की निशानी है। कि जब कभी भी, जब ये ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा युग नहीं होता था, तो हाथी घोड़े के दम पर लड़ाइयाँ होती थी, उन्हीं के दम पर ट्रांसपोर्टेशन होता था। यहाँ तक कि जो माल ढोने का जो काम होता था, चाहे संदेश पहुँचाने का काम होता था, बेचारे यही करते थे। और उन राजाओं की शक्ति का निर्धारित पैमाना भी यही हाथी घोड़े होते थे कि किस राजा के पास कितने हाथी, कितने घोड़े और कितने पैदल सेनाएं हैं, उसके आधार पर जो है कि उनका आकलन होता था। जैसे हाथी वाले हैं तो हाथी वालों को 10 नंबर, एक हाथी को 10 नंबर दिया जाता था। जो घोड़ा है तो एक घोड़े के सैनिक को 8 नंबर दिया जाता था, पैदल सैनिक के 2 नंबर दिया जाता था। तो यानी जिसके बाद जितनी शक्ति है वो इसी प्रेजेंट होती थी। और आज के समय में भी हमने भले ही हाथी घोड़े, बहुत से ऐसे लोग अभी भी पालते हैं, रखते हैं, लेकिन हाथी घोड़ों का रूप हमारे यहाँ बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों ने ले लिया है। फॉर्च्यूनर, BMW, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ हमारे समाज के लोग लेकर चलते हैं और उससे अपना प्रदर्शन करते हैं। वो प्रदर्शन का मतलब वो कहीं के ब्लड में है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते, वो रहेगा, और कोई उसमें बुराई भी नहीं है और किसी को इससे जलना भी नहीं चाहिए। चलिए, एक बात कर लेते हैं पद्मावत फिल्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, करणी सेना से बड़ा आपका कनेक्शन रहा है, उस समय बहुत सी चीज़ें हुई थी, उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, करणी सेना से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है और अभी भी है, जितनी करणी सेनाएं हैं। और लेकिन
संजय लीला भंसाली की जब पद्मावत बन रही थी, जो उस घटनाक्रम को अगर मैं याद करूं तो राजस्थान में उसमें शूटिंग चल रही थी पद्मावत की, और उससे पहले हम लोग विरोध कर चुके थे। प्रसून जोशी जी को हमने पत्र भी लिख चुका था कि इस फिल्म में हमें डाउट है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं दीपिका पादुकोण का एक मीडिया में इंटरव्यू आया था, उसमें लिखा था कि कोई चुंबन दृश्य है उसमें। तो उस पर हमारा आक्षेप था और उस पर हमने कहा था अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे और फिल्म की स्क्रीनिंग में अगर हम लोगों को बिठाकर उस पर संशोधन नहीं करवाएंगे तो हम लोग इसकी शूटिंग नहीं होने देंगे। राजस्थान में हमारे संगठन के साथ कर्णी सेना, जब कालवी जी थे उस समय, कालवी जी चलाते थे, तो उनके टीम के भी कुछ लोग थे। तब कर्णी सेना इतने बड़े रूप में नहीं थी, कर्णी सेना राजस्थान और मध्य प्रदेश तक सीमित थी वहाँ पर। और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम लोग राजस्थान में संजय लीला भंसाली को शूटिंग नहीं करने देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस मीटिंग में मौजूद थे, हमसे उनसे बात हुई। बात करने के बाद निर्धारित हुआ कि शूटिंग स्थल पर जाकर वहाँ पर हम लोग इसका विरोध करेंगे और शूटिंग वाले को भगाएंगे वहाँ से। लेकिन निर्धारित समय से पहले ही कुछ हमारे युवा आक्रामक साथी जो जोश में जाकर वहाँ उन्होंने संजय लीला भंसाली के पास गए, और जब विरोध के दौरान उन्होंने बढ़िया से उनकी सेवा की संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली को जब उनकी पिटाई हुई तो उसके बाद जो है कि ये घटनाक्रम राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, ग्लैमर वर्ल्ड के माध्यम से इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि कर्णी सेना फिर एक नए रूप में लोगों ने जाना कर्णी सेना को। और उसके बाद की कर्णी सेना में लगातार विस्तार, आज की डेट में बहुत सारी कर्णी सेनाएं, जितने भाई हमारे चला रहे हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सामाजिक मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये माना जाएगा जो आज के परिवेश में इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कर्णी सेना का जो प्रारूप है वो संजय लीला भंसाली के पद्मावत के बाद जो बढ़ा है वो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हमारी जो संस्कृति है, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हिस्ट्री कायम किया, हिस्ट्री को बनाया एक तरीके से, और जिस तरीके से फिल्मों में इन चीज़ों को दिखाया जाता है, ओवर दिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे इनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं, इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही गलत हो रही है चीज़ें, हमारे समाज को या हमारी चीज़ों को गलत तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। और हम लोग का आज का विरोध थोड़ा है ना, इसमें आप देखिए जब एकता कपूर अपना सीरियल जोधा अकबर चलाती थी उस समय मैं इतना सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत युवा थे और उस समय, और बहुत तेज़ी से इनका जब विरोध करना शुरू किया तो हम लोगों ने जाके फिल्मों में पर्दे तक फाड़े, तमाम धाराएँ इसी दिल्ली में हम लोगों के खिलाफ दर्ज हुई हैं। हमारा विरोध तब से था वहाँ पर कि फिल्म जो है कि समाज का एक आईना प्रेजेंट करती है। जोधा जैसा किरदार जो कि किसी हिस्टोरियन के द्वारा, किसी इतिहासकार के द्वारा प्रमाणित ही नहीं किया गया है, ऐसे किरदार को आप लोगों ने एक नेशनल हीरोइन के तौर पर प्रेजेंट कर दिया कि ये एक लव का सिंबल हो गई है जोधा, जबकि इतिहास में कुछ है ही नहीं, राजपूत तो उसको लेना देना ही नहीं जोधा का उसमें। लेकिन इन्हीं फिल्मों के माध्यम से और इन्हीं फिल्मों के माध्यम से ठाकुरों का विलेन का रूप इस पूरे समाज में प्रेजेंट किया गया कि विलेन होगा तो ठाकुर होगा, कुकर्मी होगा तो ठाकुर होगा, बलात्कारी होगा तो ठाकुर होगा, है ना, गाँव में शोषण कर रहा है तो ठाकुर होगा। तो ये सारी जो पटकथाएं लिखकर ठाकुरों को बदनाम करने की गई, कहीं न कहीं उससे हमारे शौर्य को क्षति पहुंची है, हमारे विरासत को क्षति पहुंची है। एकता कपूर की बात कर लेते हैं। तो जब जोधा अकबर फिल्म तो आई बाद में, शायद उससे पहले सीरियल आया था। उस समय दर्शक वर्ग भी बहुत थे देखने के लिए, एक क्रेज जो है उस समय एकता ने लाया था, एकता जी ने उस समय लाया था। लेकिन जिस तरीके से एक एक चीज़ों को दिखाया गया, रोमांस दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, और आप यहाँ पर बात कर रहे कि जोधा का तो जिक्र ही नहीं है हिस्ट्री में, तो फिर जोधा कहाँ से एकता कपूर के दिमाग में आ गई? देखिए, जोधा तो कैरेक्टर में ये जो जोधा के दिमाग, जोधा अकबर जो इनके एकता कपूर के दिमाग में आई, वो कहीं न कहीं हिस्ट्री की पटकथाओं से उन्होंने उठाई थी कि हिस्ट्री में जो कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो वामपंथ विचारधाराओं से पोषित हैं, इन लोगों ने जोधा कैरेक्टर को बताना शुरू किया था। आज से 1900 अगर मैं बात करूँगा 45-50 के बाद में, आप 1945-50 के बाद इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जिसमें कि राजपूतों के शौर्य को बदनाम करने की कोशिश की, उसमें भी जोधा कैरेक्टर आया। उसके बाद जब ये भाई फिल्म में व्यापारी आदमी है, इनको लगा कि राजपूती एंगल अगर जोधा से जोड़ दिया जाए तो हमारा सीरियल बढ़िया चल जाएगा, तो उन्होंने रिसर्च किया होगा। उसके बाद जो उन्होंने इस फिल्म को लेकर, इस सीरियल को लेकर आए, तो आपने भी देखा होगा उस समय जो इनके फिल्मांकन होते थे भाई साहब, जबकि मुग़ल और राजपूतों का युद्ध तो तब से और अब तक चलता आ रहा है। हमारा तो कोई इनके वैचारिक और कोई सांस्कृतिक कोई मेल था नहीं, लेकिन इन्होंने उस पूरे सीरियल में
कहीं कोई युद्ध का, कहीं शौर्य का वर्णन नहीं, बस वो एक कमरे में बैठकर जोधा अकबर की अटखेलियां चल रही हैं, जोधा अकबर की बातें हो रही हैं, उनकी नोकझोंक चल रही हैं, उनकी नोकझोंक वो चल उनको रही है, मनाने जा रहे हैं, उनको मनाने जा रहे हैं। मतलब हाँ। इन्होंने इतना ड्रामा प्रेजेंट किया, इतना ड्रामा प्रेजेंट किया। और ये भारत जो है कि सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई बंधु बड़े भोले होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, बड़े जल्दी से इनके माया जाल में फंस जाते हैं। और इन्होंने जोधा को मान लिया कि भाई अब हमारा जो है कि हीरो होना चाहिए तो अकबर जैसा होना चाहिए। जबकि अकबर का अगर बखान कर दिया जाए तो उसके जैसा दुष्ट, उसके जैसा आतताई, उसके जैसा कुकर्मी, उसके बड़ा बलात्कारी, उसके बड़ा अय्यास इस भारत में कोई दूसरा शासक नहीं रहा। लेकिन इन्हीं एकता कपूर जैसे व्यापारियों ने महिमा मंडित करके आज बताइए अकबर को क्या से क्या बना, महान अकबर बना दिया। देखिए, सीरियल से पेट नहीं भरा तो फिल्म लेकर आ गए 3.5 घंटे की, हॉल में बैठा के लोगों को दिखाया पूरा जोधा अकबर की कहानी। वहाँ भी रूसा रूसी चली ये चीज़ें, हाँ। वहाँ भी मनाया गया है, वहाँ भी रोमांस हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ देखा है कि हमारी जो जाति है या हमारे शौर्य को अब जो है, अकबर का आप बताएं, जो जोधा अकबर जो फिल्म आई इसमें, हाँ। अकबर का अगर उसका फिजिकल अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, हाँ। तो छोटे कद का था, काला था, उसके चेहरे पे मस्से थे, बहुत ही गंदा लगता था। लेकिन फिल्म में लिया किसको जाता है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को है, ऋतिक रोशन को लिया खूबसूरत जाता है, ऐश्वर्या राय खूबसूरत। जोधा। हाँ, और स्मार्ट, एक हंक मैन की तरह, एक बॉडी बिल्डर की तरह ऋतिक रोशन। क्यों भाई, अगर तुम्हें अगर उसके हिस्ट्री पे फिल्म बनानी है तो उठा के ले आते किसी आड़े तिरछे, इसी तरह जिस कद काठी का अकबर था, जिस सकल सूरत का अकबर था, गंदा घिलौना देखने वाला मस्से वाला इंसान, वो ले आते, उसको बना देते। उसको हमारे शौर्य के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है इंडस्ट्री में, आप एकता कपूर को क्या बोलेंगे? बाकी जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म एक्टर्स या जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, मैं खुली चेतावनी देता हूं कि संजय लीला भंसाली से बैठकर पूछ लेना, ये अवनीश सिंह का स्टेटमेंट नहीं है, जाके पूछ लेना। हमारी भी उनकी बंद कमरों में नहीं, सामाजिक रूप से मुलाकात हुई थी जिसमें माननीय अमर सिंह जी भी थे। उनको बड़ी चेतावनी दी गई थी कि आज के बाद अगर कोई ऐसी फिल्म बनाओगे तो फिर ये चाटे जो पड़े हैं ना, ये और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि देखिए, एक जो फिल्म बनाने वाले लोग होते हैं वो आप लोगों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजपूती इतिहास, उसके शौर्य को अगर आप गलत करके दिखाओगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। कि हमारी विरासत है, देखिए हमने सब कुछ इस देश को दिया है, 565 रियासतें दी हैं, 40 लाख हेक्टेयर जमीन दी है, 1807 किले इस देश में अभी भी हैं जो राजपूतों ने इस देश को दिया है सिर्फ इसलिए। और दिया नहीं है, ये भूदान आंदोलन चलाकर हमने दिया है, हमसे किसी ने छीना नहीं है। किसी बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे हमारी रियासतें छीन लेता। लेकिन जब अखंड भारत की परिकल्पना होती तो हम अपनी 565 रियासतें, 1807 किले और 40 लाख हेक्टेयर जमीन भूदान आंदोलन करके दे देते हैं कि हमें जमीन देनी होगी। और जिन लोगों ने सहमति नहीं, उनको तैयार करके दिलवाया कि इस देश में सबको बराबरी का हक होना चाहिए। हमारे शौर्य को अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह से देखो तो बढ़िया होगा। राजपूतों की जब बात होती तो हमारी जुबान की कीमत होती है। ये हमने किसी को अगर जुबान दे दिया तो फिर वो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बताइए कि अवनीश जी, आपने किसी को जुबान दिया हो और ऐसा कभी मौका आया कि आप पीछे हटे हो? क्योंकि देखिए, हो तो सकता नहीं है क्योंकि आप राजपूत हैं और राजपूतों की जो काबिलियत होती है, जो गुण होता है, वो उनकी जुबान होती है। कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ऐसे कोई बड़े इंसिडेंट तो नहीं। जैसे अब होता है तो हम लोग अपने, जब कभी अपने कर्मचारी या अपने साथियों के साथ रहते हैं तो लोग याद दिलाते हैं कि रकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोशिश करते हैं कोई बड़ा वचन जो कभी हमने किसी को दिया हो तो उसको ना तोड़े। और छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ होती है, मिसफ्लिप हो सकती है, भूल सकते हैं उसको, लेकिन जानबूझकर कभी मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। जानबूझकर कभी ऐसा वादा खिलाफी तो हमने नहीं किया अभी तक। चलिए, अब थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पे बात कर लेते हैं। अगर आज की राजनीति की हम बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमें श्रवण जातियाँ जो है, उन्हें जो है उतना वैल्यू नहीं किया जा रहा है, उन्हें उतना खास तौर पे नहीं देखा जा रहा है या मायने नहीं दिया जा रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात बहुत अच्छी आपने आज के राजनीतिक परिवेश में अस्मिता जी आपने पूछी है कि मैं जब भी किसी बड़े नेता का भाषण सुनता हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, इस देश में सब लोग सुनते होंगे, तो लोग क्या बोलते हैं भाषण में? हमारे गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, मजदूर, किसान, ये सब मतलब हाथी घोड़ा से लेकर गिलहरी से लेकर चींटी से लेकर चूंटे से लेकर मधुमक्खी से लेकर गौरैया तक सबका नाम आ जाएगा। लेकिन नाम नहीं आता है तो बेचारे श्रवण समाज का। हमने क्या बिगाड़ा इस भाई इस देश का? और जो आज जनगणना की बात हो रही है,
मैंने एक आंदोलन में अपने एक लाइन आपने ऐड की थी, अगर जो हमसे जुड़े हुए साथी हैं, मैंने कहा इस देश का विभाजन अगर होगा तो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना क्यों करनी, और करना भी है देश का विभाजन। तो लोगों ने कहा कि जिसकी जितनी जाति उसका उतना अधिकार। मैंने कहा नहीं, जिसका जितना बलिदान उसका उतना अधिकार। भाई ये मेरा नारा है कि जिसका जितना बलिदान हो उसका उतना इस देश में अधिकार हो। ये सारे जो रियासतें और जमीनें की जो मैं बात कह रहा हूं, मैंने इसलिए थोड़ा नहीं दिया था कि हम लोग मर कट के मर जाएं, हम लोग अपनी संख्या कम कर लें। हमारी माताएं बहनें हमें तिलक लगाकर युद्ध में भेजती थी, जा बेटा सर कटवा के आना या तो पीठ दिखा के मत आना। तो हम तो कट मर गए, हमारी संख्या कम हो गई। और आज आप बच्चे पैदा करके आप घरों में बैठते थे, हम लड़ते थे। तो आप घरों में बैठ के बच्चे पैदा करते थे, हम लड़के कट के कम हो जाते थे। तो आज आप जनगणना की बात करोगे कि हमारी संख्या कम हो जाएगी, सुअरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो क्या उनको देश जंगल का राजा बना दिया जाएगा? ये नहीं चलेगा। अगर देश में बंटवारा करना है तो देश का बंटवारा करो, बलिदान के आधार पर करो। आओ कर लो हिसाब किताब, बैठ के कर लेते हैं किसके में कितना इस देश को बनाया है। तो ये मेरा मतलब एक पैमाना है देश को। बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि जाति के नाम पे जो है राजनीति करती है, अमूमन ये बोला ही जाता है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? तो आप ही बताइए, इस देश में जाति के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है क्या? लोग कहते हैं कि आप बड़े जातिवादी हो, जातिवादी हो, जाति। अरे इस देश की मैं कह रहा हूँ सच्चाई ही जाती है। बीजेपी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी उसमें? बीजेपी या कोई भी पार्टियां हैं। आज ही देखो, आज उसमें बिल पास हो रहा था महिला आरक्षण को लेकर, तो उसमें भी एक नया नारा आ गया कि नहीं नहीं उसमें भी ओबीसी अलग करो, उसमें भी ये अलग करो, उसमें भी मुसलमान अलग करो। तो देश की जातियां हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती नहीं है। वो समझ गई। जब देश का प्रधानमंत्री खुद चौड़े होकर कहता है मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, तो मैं कैसे मान लूं? जब देश का प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करता है पिछड़ी जाति से आता हूं, हमने जब आपको सिरमौर बनाकर वहां पर बिठाया है तो आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था उसमें। बीजेपी को इसमें परहेज करना चाहिए। बीजेपी अगर इस सनातन को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो अपने कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर रहे और जातियों की बात ना करे उसमें। नहीं, कहा जाता है ना कि ये जो पॉलिटिक्स है पूरा ही वो जातियों के ऊपर है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना। तो जातियों में ही ये करवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पूरी इनकी जो स्टोरी बनती है बंद कमरों में बैठकर ये सभी पार्टियां, मैं बीजेपी क्या बात, सभी पार्टियां ये डिसाइड करती हैं कि किस बिरादरी को वहां से खड़ा किया जाए, किसका कितना वोट बैंक है, किसका कितना वहां पर शेयर है, मार्केट शेयर है, उसके हिसाब से यहां तक ये डिसाइड हो जाता है कि ये अपराधी इस जाति के हैं। अपराधियों तो कोई जात नहीं होती है। राजपूत समाज का होगा तो मैं कहूंगा सबसे पहले उसका एनकाउंटर करो भाई, लेकिन अपराधी है। हाँ, क्योंकि अपराधी है। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही राजनीतिक लोग ये बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि इस जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर कर दो ताकि दूसरी जाति बिरादरी उखड़ के आएगी, सामने रोड पे आएगी, तो इससे हमारा सेंट्रलाइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा। ये राजनीतिक गणित होती है। वॉर रूम में बैठकर डिसाइड किया जाता है किस जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि समानता बनी रहेगी उसमें। तो आप इसको कैसे हम अस्वीकार कर सकते हैं? और इसीलिए बंद कमरों से बाहर निकल के मैं युवाओं को कहता हूँ, जातियों को स्वीकार कर लो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि राजपूत या सवर्ण वर्ग के लिए हितैषी है? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर ये राजपूतों ने तो हमेशा सबका शोषण नहीं पोषण किया है, लेकिन किसी भी जाति ने, जब पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने दुनिया भर के एक्ट लाकर हमारे शक्ति को छीन करने का कार्य किया। हमें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आएगी और सनातन के नाम पर, जिस पे हमारे पूर्वजों ने पूरा बलिदान दिया, पूरा अपना त्याग समर्पण सब कुछ किया, तो हमें इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में आएगी तो जातीय व्यवस्था पर जो समानता है वो सनातन मजबूत होगा। लेकिन जातीय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी SC ST एक्ट जैसे कानून पर अध्यादेश लेकर आती है, UGC जैसा बिल पास करती है, तो फिर हमें शंका में आ जाते हैं। और फिलहाल आज की डेट में मुझे इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं है, प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में सवर्णों की ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आपने UGC की बात की है, UGC को लेकर जो है केंद्र सरकार चुप्पी साधी हुई है, इसको सही करने में, साबित करने में लगी हुई है। अब आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, UGC अगर आप पढ़ेंगे, आप भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रही होंगी या आपके साथी जब भी रहे होंगे, तो कभी ऐसा कोई भेदभाव तो मुझे हमारे कार्यकाल में तो नहीं समझ में आ रहा है। हमारे पिताजी भी जब पढ़े थे उस समय सभी बिरादरियों के लड़के साथ पढ़ते थे। आज़ादी के 80 वर्षों बाद भी आप एक कानून ला रहे हो, उस कानून के तहत आप कह रहे हो कि ये 10% लोग इन 90% वालों का शोषण कर लेंगे। असंभव है ये। मतलब पूरे विश्व के अगर संविधान का आप स्टडी कर लो, पूरे विश्व के संविधान में किसी भी देश के संविधान में ऐसा कोई नहीं है
कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में एक ऐसा बिल ला दो, एक ऐसा कानून ला दो जिसमें 10% लोग 90% लोगों का शोषण कर लेंगे। पहले टेक्निकली यही गलत है कि 10 लोग इधर 90 लोग इधर, शोषण 90 वाले करेंगे 10 का करेंगे। हमें कानून 10% वालों को लाना है कि 90% वालों को लाना है? अगर ये भी आकलन यूजीसी के लोगों के पास नहीं है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, हटा देना चाहिए उनको वहां से। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सवर्णों को लेकर अभी भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें अपना राजनीतिक विकल्प तैयार करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी जब से आई है, कहा जाता है कि क्षत्रिय की जो है पूछ घट गई है, लगातार जो टिकट है उसकी भी कमी हो रही है चुनाव में, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों को कोई झुटला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो इन्होंने एक वर्ग के तुष्टिकरण के लिए बार बार इन्होंने ऐसा काम किया जिससे हमारे क्षत्रिय समाज की राजनीतिक भागीदारी कम हुई है। और ये इसका झटका हम पहले दे चुके हैं ऑलरेडी, जब रूपाला ने एक राजपूतों के खिलाफ एक बयान दिया था गुजरात में, जो उनके केंद्रीय मंत्री ने, तो वो अभियान हमारा चुनाव के दौरान में चढ़ा था और उससे कहीं न कहीं 35-36 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। और राजपूतों को उनकी जाति के आधार पर मत दो, लेकिन आपने जगह जगह से हर प्रदेशों में जो है कि आपने हमारे प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया सिर्फ सामाजिक एकता के नाम पर। हमारी योग्यता के आधार पर आप हमें टिकट देना चाहिए था, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधित्व आप कम करते जा रहे हो। अन्य राज्यों से भी हमारे कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं राजपूतों का प्रतिनिधित्व खत्म होता जा रहा है। एक आध मुख्यमंत्री है, शायद उसको आप झेल नहीं पा रहे हो, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको पता है कि एक ही राजपूत को आप नहीं झेल पा रहे हो। ये डर अगर आपके अंदर है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हम लोग अपने शौर्य के दम पर शासन करने वाले लोग हैं और आने वाले समय में अगर हमें समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग इसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। विपक्ष, मैं बता रही हूँ, विपक्ष या मैं कह लूँ कि सपा जो है हमेशा कहती है कि अगर यहाँ पे कोई जाति है तो सिर्फ क्षत्रिय है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जाति की बात हम करते हैं तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? नहीं, क्या है उनका, क्या मानना है उनका? उनका मानना है कि बार बार कहती है कि यहाँ एक जाति यानी क्षत्रियों की ही चल रही है, ठीक है, और इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी को, उनके नेता अखिलेश यादव को पता नहीं क्षत्रियों से क्या दुश्मनी है ना। उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को क्षत्रियों ने बहुत लंबे समय तक जो है कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा, और क्षत्रिय समाज जब उनसे हटा उसके बाद मुख्यमंत्री की हालत क्या हो गई अखिलेश यादव जी, उनको समझ जाना चाहिए था। ये क्षत्रियों का विरोध करना छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर जो है कि जिनके घर को कुर्क कर दिया गया, जिनके एनकाउंटर हो गए, क्षत्रिय समाज के लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। क्षत्रिय समाज के लोगों को मतलब हम तो प्रताड़ित हैं उत्तर प्रदेश में हमारे लोग, जहाँ ये जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको भी जाकर पूछिए, उनके काम नहीं हो रहे, उनको ठेके नहीं मिल रहे हैं, कहीं न कहीं उनके बच्चों के एनकाउंटर हो रहे हैं लगातार उसमें। तो ये क्षत्रिय समाज का, मुझे आप बता दीजिए जैसे 4-5 चीज़ें कोई अखिलेश यादव बता दीजिए जिससे उनको लग रहा हो कि यहाँ पर जो है कि इनकी चल रही है, इसमें बता दें मुझे, कोई कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, 2019 के चुनाव में शिवपाल यादव जी ने आपको अखिलेश के सामने खड़ा किया था, अखिलेश जी के सामने खड़ा किया था, तो उस समय क्या कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में उसमें मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। उस विवाद के तहत शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश की थी, और अखिलेश यादव जी ने हालांकि उस पार्टी का सिंबल और उस पार्टी की अध्यक्षता को बरकरार रखा। तो उसमें शिवपाल यादव जी ने अपनी एक पार्टी बना ली, प्रसपा के नाम से उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाई हम लोग और ज़्यादा यंग थे उस समय, राजनीतिक हमारी टीम ने बैठ कर डिसाइड किया कि भैया इसमें चुनाव लड़ा जाए आजमगढ़ से, क्योंकि कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने हमारी एक शौर्य यात्रा को आजमगढ़ में रोक दिया था और मेरे ऊपर FIR दर्ज की थी जब वो मुख्यमंत्री थे। और उसमें वो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक रोष था अखिलेश यादव के खिलाफ कि अगर हमारी शौर्य यात्रा को इन्होंने रोका ही नहीं, हमें उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत सारी FIR भी दर्ज करवाई थी। और तो हमारे मन में था कि हम आजमगढ़ से उनको चुनौती देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, भाई मैं बहुत नया था, तो एक हाइपोथेटिकल बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मैंने मांगा था लोकसभा का टिकट, नहीं दिया उन्होंने। लेकिन शिवपाल यादव जी ने मुझे बुलाया, बैठे और उन्होंने कहा कि भाई बात हुई। तब उन्होंने एक मीडिया में शायद बयान दिया था कि मैं डिम्पल और अखिलेश के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दूंगा। लेकिन जब मुझसे मुलाकात हुई तो शिवपाल जी ने इस बात को भाई पूछा कि अवनीश लड़ लोगे अखिलेश के खिलाफ? मैंने कहा चाचा लड़ लूँगा, लड़ना क्षत्रिय का काम है, मैं लड़ लूँगा। और मैंने उनको ये भी कहा कि बस आपको एक मीडिया में आकर बयान देना होगा कि भाई अखिलेश यादव
हमारे भाई खानदान के हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे खून के भतीजे हैं, और अवनीश मेरा राजनीतिक भतीजा है, तो आप ये बयान दीजिए और मैं चुनाव लड़ूंगा अखिलेश के खिलाफ। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ मुझे अपना कैंडिडेट बनाया था वहाँ पर, और वो एक रोचक कहानी थी उस समय में। बाद में हालांकि उन्होंने मुझे टिकट देने के बाद इंटरवीन करना बंद कर दिया था शिवपाल जी ने, या जो भी उनके परिवार में आपस में बैठक हुई होगी, जो भी आपस में उनकी योजना बनी होगी। तो एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है उस समय। तो उस यादव परिवार की लड़ाई में मेरी एक एंट्री ऐसे हो गई थी, डिम्पल जी के खिलाफ तो उन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन अखिलेश यादव जी के खिलाफ उन्होंने मुझे खड़ा किया था। अवनीश जी, मैं यहाँ पर आपको काउंटर करती हूँ। चलिए, आपने मुझे अभी बोला कि क्षत्रियों को अखिलेश यादव जी पसंद नहीं करते हैं। चाचा जी हैं शिवपाल जी, तो वो कहाँ से पसंद करने लगे फिर, क्योंकि है तो वो भी वही उसी जाति के। देखिए, राजनीति में कोई जाति को पसंद नापसंद का विषय नहीं होता है, राजनीति में लाभ हानि का खेल होता है। आज अखिलेश जी को क्षत्रियों की बुराई करने से लाभ मिल रहा है क्योंकि उनको पीडीए चलाना है, तो इसलिए वो आनंद लेकर खूब बढ़िया से क्षत्रियों की बुराई कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक मुख्यमंत्री क्षत्रिय, हालांकि हम लोग क्षत्रिय नहीं मानते हैं योगी जी को, एक संत आदमी है, लेकिन उनको टारगेट करके क्षत्रिय बनाकर, तो उनका राजनीतिक लाभ है। तो चाहे शिवपाल जी हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, राजनीति अगर उनको करनी है तो वो लाभ हानि के हिसाब से चलते हैं। आज उनको लाभ है क्षत्रियों का विरोध करने पे, इसलिए खूब बुराई करेंगे जब। अच्छा, आपने पीडीए की बात की है, तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में, यूपी इलेक्शन में अखिलेश जी का जो पीडीए वाला दाव है वो खिल जाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी हम लोग कहते हैं पीडीए को। जो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्राइवेट उनके घर की एक पार्टी हो गई उसमें। जब एक ही परिवार में सांसद भी हो, और यहाँ पता है आप लोगों को कि उनके परिवार में 27 ऐसे पद हैं, जो ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक सब लोग बैठे हुए हैं, वो सब उनके परिवार की कड़ी 27-28 लोग बैठे हुए हैं। तो जब आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जब चलाते हो, तो पीडीए वाले अब समझ गए हैं, जो पिछड़ा दलित के लोग हैं, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, कि जब कोई नंबर आता है तो आप अपने परिवार में सबसे पहले देखते हो, हैं, चाहे राम गोपाल जी हों, चाहे आदित्य यादव जी हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हैं, चाहे अंशुल यादव जी हैं, 27 हैं जो आप वहाँ सैफई से लेकर जो है दिल्ली तक सब फैले हुए हैं। तो आपने एक ही परिवार को अपने ही पार्टी के कोटे का 40% दे दिया। अब 60 में आप दुनिया भर की राजनीति कर रहे हो कि भाई तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे, तुम कुशवाहा है, तुम ये भूमिहार समाज है, तुम्हें ये यादव समाज है। तो ये तो अब लोग समझ चुके हैं कि पीडीए एक छलावा है, एक पीडीए प्राइवेट या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक। तो मुझे लगता नहीं इसका बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा आने वाले समय में। आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, मैं भी वहीं से आती हूँ। चलिए आज बात कर लेते हैं पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के बाकी इलाके डेवलप है, पूर्वांचल उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसकी जो तस्वीर और तकदीर है, गाजियाबाद और नोएडा जैसी कब बदलेगी ये? देखिए, ये बात तो हम लोग भी कहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों के पास सिर्फ संसाधनों का अभाव नहीं है, पूर्वांचल के पास अपनी जो है कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई भी है। आप बताओ, पूर्वांचली आप बाहर जाती हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट में जाएं, कहीं ना कहीं आपको डिमार्क करके देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक वो क्षेत्र हमारा बदनाम है। उसका कारण ऐसे रहा है कि पूर्वांचल में शुरू से ऐसी पार्टियों ने शासन किया है जिन लोगों ने कभी उसको डेवलप नहीं होने दिया, कभी उसके स्वाभिमान को मतलब मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। मैं आजमगढ़ से आता हूँ, आजमगढ़ के बारे में मैं जब भी मैं बात करता हूँ तो आजमगढ़ में कभी महर्षि दुर्वासा की बात नहीं होगी, कभी वहाँ के ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही उसकी बात नहीं होगी, कभी राहुल सांस्कृतायन की धरती रही है। आपको पता है कि राहुल सांस्कृतायन जैसा विद्वान भी आजमगढ़ की धरती से बना है, कैफी आदमी जैसा शायर वहाँ से बना हुआ है, लेकिन उसकी बात नहीं होगी। बात होगी वहाँ आतंकवादियों की, बात होगी वहाँ AK-47 चलने की, बात होगी वहाँ के बाहुबलियों की। तो कहीं न कहीं ये भारत में जो पूर्वांचल में जो पार्टियां शासन की हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी रही है कि पूर्वांचल को उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया आज तक उसमें। और डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि सड़कें, वहाँ शिक्षा का अभाव रहा, एक कोई वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी हमारे पूर्वांचल में नहीं है। अगर मैं BHU हेल्थ की भी बात करें, हाँ बिल्कुल, हेल्थ की भी कमियाँ रही हैं। हाँ बिल्कुल, हेल्थ की कमियाँ रही हैं। आप ये बताइए, आप बलिया से आती हैं, बलिया के लोगों को BHU जाके सर्जरी करानी पड़ती है। बिल्कुल, ये सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि अगर ये पॉडकास्ट अगर ये सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे तो उन लोगों को आपको एक नज़र पूर्वांचल में डालनी है। जो पूर्वांचल वहाँ का प्रधानमंत्री देता है, जो पूर्वांचल वहाँ का मुख्यमंत्री देता है, अखिलेश यादव वहाँ से मुख्यमंत्री रहे,
मुलायम सिंह यादव वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, वीर बहादुर सिंह वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से चंद्रशेखर जी वहाँ से प्रधानमंत्री रहे। इतना राजनीतिक रूप से समृद्ध होने के बाद पूर्वांचल की हालत क्या है आप लोग जाकर देख लीजिए कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यानी बलिया में अस्मिता जी के घर में अगर कोई दिक्कत होगी, अगर मेजर कोई सर्जरी होगी तो उनको वहाँ से 200 किलोमीटर BHU जाना पड़ेगा, तब तक हालत क्या होगी। हर जिले में एक मजबूत वहाँ पर एक ऐसी हेल्थ को लेकर सेंटर तो होना ही चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपी के कुछ नेताओं के बारे में, उनका नाम लूंगी मैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। पहले हम बात करेंगे राजनाथ सिंह जी के बारे में। राजनाथ सिंह जी अगर भारत की राजनीति में सबसे धैर्यवान राजनीतिक व्यक्ति, चाणक्य की बात कहूं कि अगर वास्तविक कोई चाणक्य भारत की राजनीति में जो धैर्य रखकर कार्य करते हैं राजनाथ सिंह जी हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी, बृजभूषण शरण सिंह जो कि अगर मैं उनकी बात करूं कि दबंग राजनेता के तौर पर अगर भारत में कोई अगर जाना जाएगा तो आने वाले समय में लंबे समय तक बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम लिया जाएगा। उनसे आपकी ट्यूनिंग कैसी है? मेरी ट्यूनिंग उनसे अच्छी कहेंगे, क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम में 9 मई को आमंत्रित भी कर रहा हूं उनको, मैं पहले भी रहे हैं और जब भी उनके साथ हम लोग बैठते हैं तो जैसे होता है राजनेता कई बार का आवरण में बात करता है, कई चीज़ें कोई हाइड करके बात करे, वो ओपन है, वो मतलब वो ऐसी बातें भी कह देंगे जो कि हम लोग आश्चर्य होता है कि अरे नेताजी आपने सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कह दे। तो उनका इसीलिए मैंने कहा ना कि दबंगई करके राजनीति करने के नाम में बृजभूषण शरण सिंह का सानी भारत की राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। उनकी बेटी शालिनी सिंह जी के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है उनका भविष्य, क्या कुछ होने वाला राजनीति में? देखिए उनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य बात करूं तो जिस परिवार से बिलोंग करती हैं, राजनीतिक पहचान तो उनको वैसे भी मिली हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर वो नोएडा से लड़ रही हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। नोएडा चूँकि यहाँ से लगभग मैं मानता हूँ कि 4 लाख राजपूत मतदाता हैं और ये कहीं न कहीं एक राजपूत डोमिनेटिंग सीट रही है इसमें नोएडा में, और यहाँ से शालिनी जी आती हैं तो एक अच्छा विकल्प है नोएडा के लिए, मैं कह सकता हूँ। राजा भैया तो एक अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो राजा भैया ऐसे शख्सियत है भारत की राजनीति में जो कि एक स्टार के तौर पे, राजपूत स्टार के तौर पर लंबे समय तक काबिज हैं वो, और उनके स्टारडम को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। हालांकि ये भी मेरी शिकायत है कि वो ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं जो राजपूतों के लिए हो, लेकिन राजपूत उनका अपना स्टार मानता है और स्टारडम में अभी तक कोई बाधा नहीं है। अगला पॉडकास्ट होगा राजा भैया के साथ ना, तो मैं ये वाला बात पूछूंगी उनसे आप कि आप काम क्यों नहीं करते हैं? आप पूछिएगा कि भाई मेरी जब भी मुलाकात हुई, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उस समय मैंने अभी आपको जिक्र किया ना, शिवपाल यादव जी ने मुझे अखिलेश याद कर, तो उस टाइम राजा भैया के साथ मेरी लंबे समय तक बैठकर मेरी चर्चा हुई। तो मैंने कहा भैया मैं लड़ जाऊं उसमें, तब नई नई पार्टी थी, तब उसमें शायद उस समय उनका कोई भाजपा के साथ कोई आंतरिक कुछ चल रहा था कि ठीक है हो सकता है गठबंधन हो जाए। तो उन्होंने कहा अवनीश अभी तुम थोड़ा सा अभी मेरे को निर्णय लेने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा उनसे पूछिएगा इसमें। और उन्होंने बार बार कहते हैं भाई मैं राजपूतों को नहीं, तो बाय डिफॉल्ट राजपूत का कोई भी नेता ये नहीं मानता है कि मैं राजपूत का नेता हूँ, लेकिन हमारा समाज उनको अपना स्टार हीरो मानता है। ये कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में। मैं उनसे जरूर इस बारे में बात बिल्कुल करूंगी। दम से आप बात करना। बिल्कुल करूंगी। धनंजय सिंह जी, एक कहूँगा कि नकारात्मक छवि के बाद भी राजनीति में अपने आप को कायम रखने की जो एक विरासत है वो धनंजय सिंह के पास है, कि जो उनका हिस्ट्री रही है उससे निकलकर धीरे धीरे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने बाहुबल के दम पर, अपने ताकत के दम पर उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वास को बचा के रखा, वो भी एक उदाहरण है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिजेश सिंह जी के बारे में। देखिए ब्रिजेश सिंह जी से मेरा तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, उनके जो भतीजे हैं उनसे मेरी अच्छी मित्रता है सुशील भाई से। तो लेकिन अगर ब्रिजेश जी की बात करूं तो मैं अपराध की दुनिया से निकलकर माननीय बनने का जो उनका सफ़र है वो भी मैं मानता हूं कि एक ऐसा उदाहरण है जो शायद ही वैसे उदाहरण के लोग बहुत कम हैं, कि इतनी धाराएं और अपने यो अपराध तो नहीं कहेंगे, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना राजपूतों की विरासत रही है। और उसके बाद भी इतने सालों के अंडरग्राउंड रहने के बाद में जब भारतीय राजनीति में आते हैं तो एमएलसी बनते हैं और अभी भी अपने उस दम पर कायम हैं, अपने स्टारडम को बचाए हुए हैं। ये बड़ी बात है आज की डेट में। चलिए एक कड़वी बात कर लेते हैं हम आपसे, कि अमूमन हम देखते हैं कि लोग समाज के लिए लड़ने की बात करते हैं, बाद में वो लड़ाई को भूलकर मुख्य धारा की राजनीति को करने लगते हैं और फिर पुरानी वाली लड़ाई को वो भूल जाते हैं। हाँ, देखिए समय समय पर मुद्दे
आते रहते हैं, भूलता नहीं है कोई। मैं ये नहीं कहूँगा कि भूल जाते हैं। जैसे आज हमारे सामने पिछले 2 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं यूजीसी की। यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं हम जोधा अकबर की लड़ाई भूल गए हैं। लेकिन अभी सामने जो चुनौती है, सामने हमारे पास जो चुनौती है, अभी उससे लड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि एक लड़ाई में एक समय तक रहने के बाद उसको आपको आगे बढ़ना होता है। जो सामाजिक संगठन है, हमारे पास मुद्दे आते हैं। अभी आपने राजा भैया की बात की थी। एक समय था जब मायावती जी ने उनके खिलाफ जब दुनिया भर केस लगाए थे, तो उसमें हम लोग छोटे थे, लेकिन हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। लड़ाई तो राजा भैया की थी, लेकिन राजपूत समाज ने उसको अपने ऊपर लिया, है ना। तो इसका मतलब नहीं हम उस लड़ाई को भूल गए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यही दिल्ली जंतर मंतर पर सारे ओलंपिक लड़कियों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने आवाज उठाई। आनंद मोहन जी जेल में थे, हम लोगों ने आवाज उठाई। तो इतनी सारी लड़ाइयां इन छत्रपों के लिए लड़ी गई है ना। चाहे दयाशंकर जी का मामला हो, चाहे स्वाति सिंह का मामला हो। अब इन लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारी ये लड़ाई है, अब हमारा काम लड़ना है, हम लड़के आगे बढ़ेंगे। इन लोगों को याद रखना चाहिए ना, हमने इनके लिए क्या लड़ा है। राजा भैया की लड़ाई हुई, ब्रिजभूषण शरण सिंह की लड़ाई हुई है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। दयाशंकर जी की लड़ाई हुई है, आनंद मोहन जी की लड़ाई हुई है। तो याद रखना इनका काम है, जिनकी लड़ाई हुई है, जिनके लिए मुद्दे उठाए गए हैं। इस समाज को याद रखना चाहिए कि यूजीसी की लड़ाई हुई थी, कोई राजनेता नहीं बोला था, अवनीश सिंह और दुनिया भर के संगठन के लोगों ने बोला था। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आया था आपकी लड़ाई लड़ने। या CST एक्ट का मुद्दा आया था, जैसे एक कानून था कि बिना जांच के आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लड़ाई कौन लड़ता है? अवनीश सिंह लड़ाई लड़ते हैं, सारे सामाजिक संगठन लड़ाई लड़ते हैं। तो समाज का काम है कि हमें याद रखें। हम क्या याद रखें, हम लोग तो भाई लड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, हम फिल्मों की बात बार बार बीच में आ जा रही है, जोधा अकबर ऐसी फिल्मों की बात आती है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जानबूझ के इस तरीके की चीजें जो है फिल्म मेकर करते हैं ताकि ये लोग आए, वहाँ विवाद हो और फिल्म को ज्यादा हाइप मिले? आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, जो फिल्म जितनी ज्यादा विवादित होगी वो फिल्म उतनी ज्यादा चलेगी। हाँ, और ये पैटर्न इनको पता था इसमें। लेकिन जब से ये पद्मावत आया, पद्मावत आने के बाद इनको बढ़िया से नुकसान दिया गया है। इनके बहुत सारे सेल्टर्स तोड़े गए, इनके बहुत जगह इनके जो ये फिल्म बनाने के लिए जो ये बनाते हैं ना अपना स्टूडियो वगैरह, वो बहुत सारे स्टूडियो में आग लगा दी गई। इसमें इनके बहुत सारे ट्रिप कैंसिल हो गए, जहाँ जाते थे वहाँ हमारी टीम पहुँच के विरोध कर देती थी। तो ये लगा कि भैया ये जो विवाद करके पैसे कमाने की रणनीति है, इसमें अब इन लोगों ने थोड़ा संशोधन किया है। लेकिन ये बात सही है कि फिल्म, ये लोग तो व्यापारी हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी का एक ही काम होता है, उसको भारत के इतिहास से, उसको शौर्य से, किसी की इमेज से कोई लेना देना नहीं। उसको एक ही, उसको शब्दावली एक ही चीज़ समझ में आती, लाभ, प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए उन्होंने अपना ये सब तामझाम फैलाते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए लड़ाई हमें लड़नी, हम लड़ते रहते हैं उनसे बीच बीच में। देखिए, यूपी में अगले साल चुनाव है। आप ये बताइए कि सरवर समाज या राजपूत समाज को किसी एक दल के साथ रहना चाहिए या अलग होकर रहना चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव में अभी समय है। मैं इस बात को मैं आपके पॉडकास्ट में भी पहले ही बोल चुका हूं कि किसी भी राजनेता के मुख से सवर्ण समाज के हित की कोई बात तो नहीं निकलती। सर्व समाज की बात कर लेगा, लेकिन सवर्ण समाज अछूत है। उसको मैं राजनीतिक अछूत मानता हूं कि वो आपको छू देगा, आपका नाम ले लेगा, तो कहीं उसके 2-4 लाख वोट खराब ना हो जाएं। तो ये जो राजनीतिक अछूत सवर्ण समाज है, इनको बैठकर विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ठोस आधार बनाकर ठोस वादा करती है कि हम आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे, और हमारी मांग सवर्ण आयोग की है कि एक ऐसा आयोग उत्तर प्रदेश में गठित हो जो कि हमारी बात भी सुने। हम अपनी बात करने कहाँ जाएंगे? कोर्ट में हमारे लिए कोई कानून है नहीं, राजनेता हमें अछूत मान चुके हैं, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि खत्म कर दे रहे हैं। तो एटलीस्ट एक आयोग हो जहाँ पर सवर्ण समाज के लोग जाकर वहाँ पर बात करें, और बात करके हम लोग अपनी बातों को वहाँ पर रखें, जिसके लिए सरकार का प्रतिनिधित्व हमारा वहाँ बना रहे। इसमें देखिए, पिछले चुनाव में ये देखा गया था कि राजपूतों का वोट नहीं मिला था भारी, और ये भी कहा गया था कि अयोध्या से भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो बाद में ये भी कहा गया कि अयोध्या को कहा ही जाता है कि वो राजा का कभी नहीं हुआ, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कभी नहीं होगा। तो इस पर आप क्या कहिएगा? क्या इसी वजह से कि वो राजपूतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस वजह से राजपूतों ने वहाँ वोट नहीं दिया, और अयोध्या के साथ उन्होंने भाई राम मंदिर की स्थापना की वहाँ पर, फिर भी वहाँ के लोग जो है बदल गए, कहते हैं कि राजा का साथ नहीं दिया? उस पर क्या कहिएगा? तो जो आपने 2 बातें कही उसमें, ये तो अयोध्या को श्राप मिला हुआ है। दोनों मैंने बात रख दी ताकि दोनों बातें यहाँ क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अयोध्या को तो श्राप मिला हुआ है। जब से वहाँ पर सीता जी का पलायन हुआ था, उस समय अयोध्या तब से श्रापित है, और वो श्राप का विषय भी है। और दूसरा ये होता है कि जब राजपूती एंगल जो पिछले लोकसभा में आया था, उसका मुख्य कारण था कि जब उनके केंद्रीय मंत्री रूपाला ने राजपूत अस्मिता के ऊपर जब हमला किया,
तो उसके कारण पूरा समाज आंदोलित हुआ और उसका असर कहीं न कहीं राजपूतों की संख्या अयोध्या के आसपास बहुत ज़्यादा संख्या में है। सूर्यवंशी राजपूत रहते हैं, जिन्होंने आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था तो उस समय उन लोगों ने प्रण लिया था कि वो पगड़ी और पैर में जूते नहीं पहनेंगे, और तब से लेकर अब तक सैकड़ों साल से वो लोग अभी तक भी वैसे रह रहे हैं। तो इतने मजबूत राजपूत समाज की उपस्थिति के कारण उनको नुकसान हुआ, और इसका जो है कि खामियाजा उनको 35 से 37 लगभग, ये जो मेरा आंकड़ा है, इतनी सीट का नुकसान हुआ था। उसमें अयोध्या भी है, उसमें एक कारण अयोध्या का और भी था, वो शायद घोर राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसमें वहाँ के जो सांसद लालू सिंह जी का एक बयान था, लल्लू सिंह जी का, उसका भी बहुत बड़ा असर रहा था कि जब उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट हो जाएंगे और संविधान बदल देंगे, तो और बिरादरियाँ वहाँ पर एकजुट होकर उन्होंने, तो इसलिए सिर्फ वहाँ पर राम जी को, सीता जी को दोषी नहीं देना, वहाँ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके बयान का बहुत बड़ा असर रहा, जिन्होंने बयान दिया था कि अगर हम बहुमत में आ जाएंगे, 400 पार कर लेंगे, तो हम संविधान बदल देंगे। हालांकि मैं तो पक्षधर हूँ इसका, मैं तो चाहता हूँ संविधान बदल दे, संविधान में ऐसा कुछ है नहीं जो देश के हित के लिए है, लेकिन लल्लू सिंह जी के इस बयान की वजह से भी अयोध्या की सीट पर बहुत बड़ा, तो एक तरफ एक राजपूत एंगल का भी असर रहा वहाँ पर, दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी के स्टेटमेंट का भी असर रहा अयोध्या में। यूपी में चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, योगी जी तीसरी बार सीएम बनने वाले हैं? देखिए, बनने वाले हैं ये तो एक बहुत कठिन सवाल हो जाएगा और अतिशयोक्ति हो जाएगी इसका जवाब मैं दूँ तो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की जनसंख्या है उसको मैं जानता हूँ कि अभी हमारे पास विकल्प भी नहीं है। योगी जैसा विकल्प उत्तर प्रदेश में अभी तो नहीं है, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में ही बात करूं, चाहे दूसरी पार्टियों में बात करूं। तो इसीलिए अभी तो योगी जी का मेरी मतलब इच्छा यही रहेगी कि उनको तीसरा कार्यकाल मिले, और सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, कोई मैं जातीय फैक्टर से नहीं कह रहा हूं, मैं एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बात निकली है, चाहे उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लेकर जब बात उठी, जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो मुझे गर्व होता है कि लोग कहते हैं अरे आपके यहाँ तो योगी जी हैं। मैं तमिलनाडु में गया था, अभी एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, तो वो प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर यू कैम फ्रॉम योगी इज देयर, तो वो लोग बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक ऐसा नेता, जहाँ पर यहाँ के नेताओं की छवि अलग होती थी, जो घूस लेने वाले, करप्शन करने वाले नेताओं की छवि थी, उसमें एक योगी जी की छवि निकल कर आ रही है, जो डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को बाहर जाके थोड़ा मान सम्मान मिलता है उनके नाम पर, ये बात तो कहूँगा मैं। एसटीएफ के बारे में कुछ बताइए, क्या संगठन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एसटीएफ तो आपने बोल दिया, एसटीएफ से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल उसके बारे में डिटेलिंग कीजिए यहाँ। एसटीएफ मैं बता दूं, एसटीएफ जैसे एसटीएफ का नाम सुनते आपके दिमाग में आता है कि एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसी फोर्स जो कि इमीडिएट एक्शन लेगी, जो कहीं भी एनकाउंटर कर सकती है, और एसटीएफ के पास जब कोई मामला जाता है तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व होकर ही रहेगा उसमें। तो जैसे हाल फिलहाल में अभी आपने जाति की बात की, इस तरह तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो कि जाति वैमनस्यता को बढ़ाती हैं, तो हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से ही सनातन टास्क फोर्स का निर्माण किया है। सनातन टास्क फोर्स सिर्फ 2 मुद्दों पर काम करेगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एसटीएफ आप कह रही हैं। एसटीएफ सनातन टास्क फोर्स यही है जिसमें कि काम करने वाले लोग कहीं न कहीं उनके पास शस्त्र के लाइसेंस होने चाहिए, कहीं न कहीं एक्स आर्मी या एक्स डिफेंस के बैकग्राउंड से होने चाहिए, या उनके अंदर एक आवेश हो कि जब कहीं 2 मुद्दा, अभी वो मुद्दा बताऊंगा किस पे काम करेंगे, उस मुद्दे पर कहीं के आक्रामक होकर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसलिए एसटीएफ उस पर काम करेगी। और वो 2 मुद्दे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सनातन टास्क फोर्स सिर्फ इन 2 मुद्दों पर काम करेगी। बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इस पे हम लोग, और जब से अभी कुछ दिन पहले जब से अनाउंस किया है, लगभग मेरे पास 12-13 हज़ार लोगों का एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कहीं न कहीं अलग अलग तरीके से अप्रोच कर चुके हैं कि हम आपके एसटीएफ से जुड़ना चाहते हैं। अब उसमें हम लोग फिल्टर कर रहे हैं कि उस हमारी विचारधारा को मैच करने वाले कौन लोग हैं, है ना। शस्त्र का लाइसेंस सिर्फ रख ले नहीं जाए कि हमारी बहन बेटी की इज्जत कहीं आबरू पे धक्का लगता है, कहीं उसको कहीं ट्रैप में फंसाया जाता है, तब वो शस्त्र का काम आएगा वहाँ पर। सारा काम तो हम ये उत्तर प्रदेश या भारत की पुलिस के ऊपर निर्भर नहीं सकते। इसमें आपको खुद एसटीएफ बनना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप आगे निकलकर एक पुलिसमैन की, एक डिफेंसमैन की एक रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी जाके बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी। इसलिए धर्मांतरण आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम जगहों पर, सिर्फ इस्लाम नहीं, ईसाई मिशनरियाँ भी हैं जो जगह जगह घूम घूम कर जो है कि प्रार्थना शिविर कर रहे हैं, और वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उसमें उस पर भी एसटीएफ की नज़र रहेगी। तो इन 2 मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप इसको और अच्छे से बैठेंगे तो बहुत सारा कुछ
बताने के लिए होगा कि इतने सारे काम कर डाले हमने एसटीएफ में उसमें। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। अच्छा चलिए, ये हमने बात कर ली, राजनीति बात कर ली, बहुत सारी बातें कर ली। इतनी बिजी शेड्यूल में खुद को कैसे आप समय दे पाते हैं, या परिवार को आप समय दे पाते हैं? नहीं देखिए, आप ये देखेंगे कि जब कभी भी कोई सामाजिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, तो उसका परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसमें। और मैं जितने भी बात करूं कि अगर परिवार को दायरा हमारा बढ़ जाता है, आप परिवार मानते हैं कि भाई हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बंधु, हमारा परिवार बढ़ जाता है, हमारा परिवार सब लोग हो जाते हैं। जब परिवार का दायरा बढ़ जाता है तो फिर आपको ये नहीं लगता है कि भाई बिजी शेड्यूल क्या है, फिर तो हमारा जीवन भी उन्हीं के लिए समर्पित हो जाता है उसमें। तो वो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग अब एक तरह से सबको परिवार मान के चलते हैं और इसलिए सबके लिए काम कर रहे हैं उसमें। चलिए, आप हमारे दर्शकों को ज़रा अपील कर दीजिए हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। द अस्मिता नाम में इतना ग्रेस है, इतना भाव है, और ये अस्मिता जी का जो ये चैनल है, मैं तो जब इसमें मैंने और उसमें जब देखा तो देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों का इन्होंने इंटरव्यू किया है, और इनको जो बात करने की शैली है बहुत ही मतलब बहुत आसानी से इनकी बात हमारे दिमाग में आ जाती है। मैं अपील करूँगा कि आप लोग द अस्मिता से ज़रूर जुड़ें। एक हमारे समझ लीजिए कि भारत की एक ऐसी बेटी है जिन लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया है, और इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ सकें मेरी अपील है। साथ में संगठन के लोग जो व्यक्तिगत मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इस चैनल से जुड़े इसको सब्सक्राइब करें और इनके पॉडकास्ट को शेयर भी करते चलें उसमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा सीक्वेंस, कौन से मिनट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे होंगे वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।